नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पूंजीवाद जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान अगर खेत जोतता है तो किसी पूंजीपति के लिए जोतता है, मजदूर अगर काम करता है तो किसी पूंजीपति को अमीर बनाने के लिए काम करता है, सरकार अगर काम कर रही होती है तो वो उसका खजाना भरने के लिए काम कर रही होती है, आम आदमी का जीवन पूंजीपति के लिए होता है, देश के सारे संसाधन पूंजीपति के लिए होते हैं। और ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसको हम सबको गले में उतार लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही हम अपने देश को, अपनी दुनिया को समझ पाएंगे। अमेरिकी पूंजीवाद के शिकंजे में भारत जब से आया तब से लगातार उसकी दशा और बिगड़ती जा रही है और धीरे धीरे करके ये देश, इसके संसाधन, इसके लोग सब पूंजीपतियों की मुट्ठी में आ रहे हैं। मैं बात करूंगा सबसे ताज़ा मामले की, जिसको ढोल मजीरे के साथ में एक महान कृत्य बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस देश में इंकिलाब आ गया है, इस देश में क्रांति आ गई है, ये देश बेहतरीन हो जाएगा और ये देश सबसे आगे निकल जाएगा। क्या है ये मामला? बात कर रहा हूँ मैं सेमीकंडक्टर की। और सेमीकंडक्टर का जो पूरा का पूरा ये जो नया प्लांट लग रहा है गुजरात में, इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे देश का पूंजीवादी चरित्र, उसका अमेरिकन पूंजीवादी आइडियोलॉजी की तरफ पूरी तरह झुक जाना। कहीं मत जाइए, बहुत सारे कड़वे तथ्य आने वाले हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। ये कई दिनों से पिछले एक खबर है और बड़ा ज़ोर शोर से कहा जा रहा है कि माइक्रोचिप बनाने पर अभी तक ताइवान, चीन वगैरह का कब्ज़ा था, अब भारत भी माइक्रोचिप बनाएगा। उसको कुछ लोग चिप कहते हैं, कुछ लोग उसको आईसी कहते हैं और कुछ लोग उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। आगे समझने में आसानी हो इसलिए सेमीकंडक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो क्या होता है। दरअसल हमारे दुनिया में जब इलेक्ट्रॉनिक आया तो बहुत सारे कंपोनेंट उसमें लगा लगा के करंट के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता था। कहीं बढ़ाया जाता था, कहीं कम किया जाता था, कहीं उसकी आवृत्ति बदली जाती थी। ट्रांजिस्टर होते थे, रेजिस्टेंस होते थे, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगाई जाती थीं। तो वो बहुत सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट होते थे। अब ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी चूँकि बड़े अमीरों के जब हाथ में आई और ये जो आम आदमी एक बोल जोड़ के कंपोनेंट बना लेता था, सर्किट, इसके हाथ से चीज़ें छीन ली गई तो क्या बना? उसको बनाया गया इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी या चिप। इन सारी चीज़ों को बहुत बारीक बारीक बना के, जो इतना बड़ा सर्किट हो सकता था, इतना 4 फुट का, 6 फुट का, 8 इंची का, 12 इंची का, 16 इंची का, उनको बारीक बारीक चीज़ों के ज़रिए इतना बड़ा कर दिया गया और इतना बड़ा करने के बाद भी उसको कर दिया गया सिलिकॉन, और वो बन गई एक सिलिकॉन चिप जिसमें वो पूरा सर्किट कैद है। अब ये सर्किट बहुत बारीक होता है तो इसको चलाने के लिए, इसको बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लगती है। तो ताइवान और चीन इसमें अग्रणी थे और पूरी दुनिया में इनकी सप्लाई जाती थी। अभी हाल में जब चीन में आपका कोरोना के कारण लॉकडाउन और दूसरी चीज़ें हुई तो दुनिया तरस गई, क्योंकि कार भी नहीं बन पा रही थी, कार भी माइक्रोचिप से चलती है। अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है। आप मुझे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए ही देख रहे हैं। जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ उसके अंदर भी चिप लगी हुई है, जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं उसके अंदर भी चिप लगी हुई है। तो ये चिप बनाने का कारखाना भारत में लग रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये चिप बनाने का जो कारखाना है ये भारत की किस्मत बदल देगा। मोदी जी का इस पर जो बयान है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है, महत्वपूर्ण कदम है ऊपर ले जाने के लिए भारत की जो महत्वाकांक्षा हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, उनको, और उसमें 1,54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इसके ज़रिए
हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी, यानी महिमा मंडन। मोदी जी ने इसको कहा है। ठीक है साहब, फैक्ट्री लग रही है। फैक्ट्री किसकी लग रही है? फैक्ट्री लग रही है, चाइनीज़ कंपनी है फॉक्सकॉन। उसने भारत के अनिल अग्रवाल वाले वेदांता ग्रुप के साथ 60-40 का एक टाई अप किया है। वो अभी तक चीन में माइक्रोचिप बनाया करती थी, ताइवान में बनाती थी, और अब जो पॉलिसी अमेरिका की अराउंड चाइना वाली, उसमें वो उन चीज़ों पे जिसमें अमेरिका की सांस अटकती है, उन चीज़ों को वो चाह रहा है कि चीन के आसपास बने। तो भारत में बनाने का ये कार्यक्रम बन गया। अभी इसमें पूंजीवाद का पूरा मसला आने वाला है। चीज़ों को जब हम समझते हैं तो उसको आगे बढ़ने में आसानी होती है। कई बार लोगों को लगता है थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि सही समय में इसको मैं समेट दूँ। तो क्या हुआ कि आपने जो माइक्रोचिप बनाने का कारखाना भारत में खुल रहा है, खोलिए साहब कारखाना, कहीं पे भी खुल सकता है, लेकिन उस कारखाने को बनाने के लिए भारत की सरकार ने जिस तरह की चीज़ें की हैं ना, बड़ी चिंता पैदा करने वाली हैं। अब मैं उस पर आगे बढ़ूं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस फॉक्सकॉन की रेपुटेशन पूरी दुनिया में बहुत घटिया है। ये अपने मज़दूरों की करीब करीब जान ले लेती है, बहुत ही ख़राब एम्प्लॉयर है। जिस देश में इसने काम किया है वहाँ कंट्रोवर्सी हुई है। भारत में भी इसके प्लांट्स में कई बार हड़तालें हुई हैं, कई बार हिंसा भी हुई है। इसी तरह से चीन में इसके प्लांट में हो चुका है। ये मज़दूरों को बहुत ज़्यादा शोषण करता है, और जो आईफोन के असेंबलिंग की यूनिट है वो भी फॉक्सकॉन की है। फॉक्सकॉन ही मैन्युफैक्चर करता रहा है आईफोन को। ये दोनों मिलके भारत में सिर्फ माइक्रोचिप ही नहीं बनाएंगे, बल्कि ये साथ में कुछ स्क्रीन भी बनाएंगे, जैसे एलसीडी स्क्रीन होती है ना, एलईडी स्क्रीन, या आपकी जो भी अलग अलग तरह की जो मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन है, वो भी बनाएंगे। अब आपको उसके बाद में इन्होंने जो प्लांट लगा रही है कंपनी, उसने भी, अनिल अग्रवाल ने भी एक दे दिया है झुंझुना। उन्होंने कहा है कि जो आप मोबाइल 1 लाख का खरीदते हो वो 40 हज़ार का हो जाएगा। हमने देख लिया, बहुत सस्ता कच्चा तेल आ रहा था रूस से, देश में कितना सस्ता मिला है सब जानते हैं। खैर, सरकार ने इस कंपनी को खुश करने के लिए 1000 एकड़ ज़मीन, इस देश की धरती मुफ्त में दी है, मुफ्त में लीज पे, 1 रुपया भी नहीं लिया है। गुजरात सरकार ने 99 साल के लिए मुफ्त में लीज पर ये ज़मीन दे दी है। और इसके अलावा पानी और बिजली, उसका एक रेट फिक्स कर दिया जाएगा। तुम्हारा पानी का रेट भारत के नागरिकों जितना बढ़ता है बढ़े, तुम्हारे लिए घर बनाना जितना मुश्किल होता है हो, तुम्हारे लिए ज़मीन के दाम आसमान में होते हो तो हो, बिजली और पानी के बिल तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी समस्या है। और प्रीपेड मीटर में अगर बिल ना चुका पाओ तो बिल कट जाएगा। इतना सब आपके लिए और इस बड़ी कंपनी के लिए अभी से कंसेशनल रेट फिक्स कर दिया जाएगा बिजली का और पानी का, जो लगातार चलता रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा और इनके कारोबार को चलाने के लिए एक डेडिकेटेड, यानी किसी और को उससे 1 यूनिट बिजली नहीं मिलेगी, एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जो पावर प्लांट इन्हीं को बिजली देगा, और वो सरकार लगा रही है, सस्ती बिजली देगा। इनके लिए समर्पित पावर प्लांट होगा। अब आप कहेंगे कि भाई भारत में तो क्रांति आ रही है, 1,54,000 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट हो रहे हैं, अभी तक इतना बड़ा किसी में इन्वेस्ट हुआ नहीं है, तो उससे तो सब कुछ बदल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो 1,54,000 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं, ये पता करने की भी कोशिश करनी चाहिए। जो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि वो फ़िलहाल अपनी इस कंपनी के शेयर बाहर बेचने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, और फॉक्सकॉन भी जो है वो इसको लेकर कोई इरादा नहीं रखती है। ये शेयर हम अपने पास ही रखेंगे। तो पैसे कहाँ से लाएंगे, इतना बड़ा कारोबार, इन्वेस्टमेंट? बोले हम लोन लेंगे।
अब लोन से अडानी जी को, दूसरी चीज़ों को याद मत कीजिएगा, वो अपने आप ही आ जाते हैं। और जो है ये सोचिए कि ये सारा का सारा जो तर्क है वो ये कहता है कि भारत की ज़मीन, भारत की बिजली और भारत के संसाधन, भारत का पानी, आप सोचिए 20 साल तक बिजली आप दोगे उसको और उससे बिल्कुल फिक्स टर्म पे बिजली मिलेगी, और अभी तक ये भी नहीं पता कि वो कितनी होगी, क्या रेट होगा, उसको भी गम रखा गया है। आमतौर पे कहा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि बाज़ार प्राइस से, जो महाराष्ट्र में इनका समझौता हुआ था कि बाज़ार दाम से 1 यूनिट कम होगा, लेकिन अब इन्होंने कर दिया है फिक्स, बाज़ार का प्राइस कुछ भी हो, कितना भी बढ़े घटे, तुमको इसी रेट में 20 साल तक बिजली मिलेगी। ये पूरा का पूरा जो ज़बरदस्त खजाना खोल दिया है, 1000 एकड़ कुछ होता है, उसके साथ में एक जानकारी मैं जोड़ना चाहूँगा जो आपको और हमको सबको समझनी चाहिए। हम सबको छोटी छोटी सब्सिडियाँ हमारी छीनी जाती हैं। आप बुजुर्ग हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपका कंसेशन छीन लेंगे, बहाने बहाने से सब्सिडियाँ ख़त्म करते हैं। मैं आपको एलपीजी की सब्सिडी का एक डाटा दे रहा हूँ, चूँकि आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। 2020-21 में केंद्र सरकार ने एलपीजी की सब्सिडी के रूप में 11,896 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 11,896 करोड़। और एक ही साल में 21-22 में ये खर्च घटकर 242 करोड़ आ गया। 11,896 करोड़ से 242 करोड़ पे सब्सिडी का खर्चा आ गया, यानी एलपीजी की सब्सिडी से सरकार ने खचाखच पैसे काट दिए। अब समझे आप कि आपका एलपीजी की सब्सिडी का पैसा कहाँ जाता है, किसके लिए काटा जा रहा है, और हमको सब्सिडी क्यों नहीं मिल सकती है। जब इस देश में 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से एलपीजी पे सब्सिडी दी जा रही थी, अब ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि भाई साहब आप सब्सिडी ख़त्म करने की आपको ज़रूरत पड़ रही है, सिवाय इसके कि आपको किसी को लोन देना पड़ता है उसकी 2.2 गुना, 260% उनके अपने एसेट का उनको आपको लोन देना पड़ता है। अब आप सोचिए कि 4 साल में जो सब्सिडी है ना, ये 23,464 करोड़ से 242 करोड़ पे आ गई है। अगर आप 4 साल देखें, एक साल में तो 11,000 कुछ करोड़ रुपए थी, और कुल मिला के 242 करोड़ रुपए सब्सिडी सरकार दे रही है। 242 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते हैं, इधर से उधर चीते वीते लाने में भी खर्च हो जाते हैं। वो दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा सस्ती है, वहाँ पे भी 2021 में घरेलू सिलेंडर की कीमत 834 रुपये होती थी, जो अब 1,053 रुपये हो गई है इसके कारण। और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत एक साल में 218 रुपये बढ़ा दी गई है, 218 रुपये एक साल में। याद कीजिएगा, मैं किसी महिला नेत्री का यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगा, मेरे दिमाग में आ रहा है, मन भी कर रहा है उनका मजाक उड़ाऊँ, लेकिन नहीं। भारत में 30 करोड़ लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है। अगर आप 11,000 करोड़ दे रहे थे, उससे 30 करोड़ लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा था, क्या मिर्ची लगी थी भाई, 282 करोड़ कर दिया। और अब हालत यह है कि लोग अपना सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे हैं। तो 2021-22 में 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने अपना एलपीजी रिफिल ही नहीं कराया। जहां आप जाइए, इवन मैं एक महानगर में रहता हूं, तब भी मुझे सड़क के किनारे लकड़ी काट कर ले जाते जलाने के लिए लोग दिख जाते हैं। आप कहते हो पराली जलाने से प्रदूषण होता है, पूरे देश में आप लकड़ियां जलवा रहे हो, ये क्या छोटी बात है। हर चीज़ की महंगाई है, अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो गई है, और ऊपर से गैस। अगर आप इससे आगे जाएं तो आपको बहुत सारी सब्सिडी हैं, अलग अलग तरह की हैं। हज यात्रा की बंद कर दी, इसकी बंद कर दी, उसकी बंद कर दी, हज़ारों सब्सिडियाँ। कोई मैंने बहुत पता किया, कोई एक जगह ऐसा रिसर्च किसी ने किया ही नहीं है जिसमें वो पता लग सके कि कुल कितने की सब्सिडियाँ सरकार ने ख़त्म की हैं और किस किस चीज़ पे ख़त्म किए हैं। लेकिन एक गरीबों की बात कर ले, मिडिल क्लास की हमने बात कर ली, एलपीजी की। मनरेगा होता है, मनरेगा में 190 रुपये से 201 रुपये के बीच में लोगों को मजदूरी मिलती है। हमारे आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मनरेगा के कारण मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है, वो हरामखोर हो गए हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। ये मिडिल क्लास को समझा दिया गया ताकि आपको हमदर्दी उस गरीब से ना हो। तो आप बताइए, अधिकतम 201 रुपये रोज़ाना की उसको मिलती है
मजदूरी 201 रुपये, वो भी आप पूरे 300 दिन नहीं देते हैं, उसके दिन भी आप काम कम करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। और इस बार के बजट से 16 दिन का इन्होंने छोड़ा है। अब आप सोचिए 16 दिन 200 रुपये, यानी 3,200 रुपये से आज के ज़माने में किसका घर चल सकता है। और उस सब के बावजूद सबसे महंगा विमान, सबसे महंगी कार लेकर घूमने वाली सरकार, चीता लाने के लिए जो हवाई जहाज़ गया था वो डेडिकेटेड हवाई जहाज़ गया था, उसमें एक बोइंग विमान के अंदर उसको हायर किया गया था। उस चार्टर विमान के अंदर जो ये वाला कंपार्टमेंट होता है, हमारे आप कैटल क्लास जिसको करते हैं, हमारे आपके गरीबों वाला इकोनॉमी क्लास, उसकी सीटें हटाई गई थी। उन सीटों को हटा के चीतों के लिए जगह बनाई गई थी। और जो एग्जीक्यूटिव क्लास की जगह थी उसमें अधिकारीगण बैठे थे, खूब सारे अधिकारीगण गए थे वहाँ पे चीता लाने के लिए। डॉक्टर भी गए थे, एक्सपर्ट भी गए थे, हमारे भी थे, उनके भी थे। आप कल्पना कीजिए कि इस तरह की फिजूल खर्ची भी इस देश में हो रही है, जिसको आप सिंपल कार्गो प्लेन से मंगवा सकते थे। दुनिया भर में इस तरह से ही जानवर ट्रैवल होते हैं, लेकिन इस पर बहस हो सकती है। पर ये एक जायज़ खर्च उस देश में नहीं माना जाएगा जिस देश में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए 22-23 के लिए मनरेगा में बजट की कटौती कर देती हैं और 73,000 करोड़ रुपए का बजट रखा जाता है, जो पहले 98,000 करोड़ रुपए का था, यानी 25.5% बजट 200 रुपए की मजदूरी का भी कम कर दिया गया है। यानी जो मजदूर को आप रोज़गार की गारंटी देते थे, वो कोई ऐसा नहीं था खैरात थी, आप 8 घंटे काम कराते थे, कहीं चेक डैम बनवाते थे, कहीं सड़क बनवाते थे, और उनसे उससे काम करवाया जाता था। और वो काम कराने के बाद जो उसको 201 रुपये मिलते थे, उसके बजट में 25.5% की कटौती कर दी है सरकार ने इसी वित्त वर्ष में। और अगर आपको प्रधानमंत्री के विमान, प्रधानमंत्री की कार, सेंट्रल विस्टा और ये जो उदाहरण समझ में ना आए हों, ये चीता वीता लाने वाले, कितना महंगा बर्थडे पड़ा जी, लगाइएगा साहब। सारे मंत्री सब सरकार काम छोड़ के वहाँ पे पड़ी रही। आरटीआई के जवाब में कहते हैं प्रधानमंत्री जी खाने का खर्चा खुद उठाते हैं। यार क्या बात है। जो भी है, ग्लोबल हथियार मार्केट में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। मोदी जी अभी पुतिन के साथ बैठ के ज्ञान चर्चा कर रहे थे। एससीओ में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चीन के दोस्तों का एक मंडली है, उसमें ये भी घुसे हुए हैं। और वह पुतिन साहब के साथ में चर्चा कर रहे थे और पुतिन को ये ज्ञान दे रहे थे कि भैया पुतिन जी, आज का युग जो है ना, ये दौर, ये युद्ध का दौर नहीं है, शांति और बातचीत का दौर है। और ये ज्ञान देने वाला आदमी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। युद्ध का दौर नहीं है, युद्ध का युग नहीं है, लेकिन हथियार में पैसे खर्च करने हैं। और ये पैसे सऊदी अरब के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा हम खर्च करते हैं। उसके बाद तो तेल का पैसा, छोटा सा देश है, ना गरीब संभालना, ना गुरबा संभालना, ना सब्सिडी देनी है, ना कुछ करना है। यहाँ गरीब लोग जिनको ज़्यादा ज़रूरत है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, उस देश में हथियारों पे खर्चा हो रहा है। भारत दुनिया का जो ग्लोबल हथियार मार्केट है उसके 9.5% हथियार अकेले खुद खरीदता है। इनसे ज़्यादा केवल इजिप्ट खरीदता है, वो सऊदी अरब खरीदता है। और जो हमारे बाद नंबर आता है इजिप्ट का आता है, जो 5.8% हथियार खरीदता है। ऑस्ट्रेलिया भी हमसे कम खरीदता है और चीन भी हमसे बहुत कम खरीदता है। ये टॉप के 5 खरीदार देशों का हाल है। जहाँ मौका लगता है वहाँ सरकार टैक्स लगा देती है, जहाँ मौका लगता है वहाँ सरकार दूध पे, दही पे, हर जगह टैक्स लग रहा है। राष्ट्र का विकास करने के लिए टैक्स लग रहा है। और विकास किसका हो रहा है? विकास उस फॉक्सकॉन का हो रहा है जो पूरी दुनिया में बदनाम है, मजदूरों को बुरी तरह से प्रताड़ित करने के लिए, अमानवीय तरीके से काम लेने के लिए। देश की सरकार ने अब तो वैसे भी काम लेने का नियम बदल दिया है और आसानी होगी उसे। उस फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगाने के लिए इंडियन पार्टनर तो चाहिए ही होता है।
आप कहीं पे किसी देश में जाते हो घूमने के लिए तो वहाँ पे भी आपको एक गाइड लगता है लोकल। तो जो भी है, फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगाओ, कितना पैसा आप देख लीजिए, सारा पैसा लोन से फैक्ट्री लगेगी, मुफ्त में ज़मीन, सब कुछ। मैं ये आपको बताना चाहता था कि ये मोदी जी का नहीं है, ये कैपिटलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, ये पूंजीवाद का चरित्र है। पूंजीवादी सरकारें पूरे देश, पूरे संसाधन, पूरे लोग और उन सब की कीमत पे पूंजीपतियों का विकास करती हैं, अरबपतियों का विकास करती हैं। ये हम अपनी आँखों से अपने देश में देख रहे हैं। मैंने अपने बचपन में किताबों में पढ़ा था और आज मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, विचारोत्तेजक लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, विचारोत्तेजक लगाओ, अपने मित्रों के विचारों को भी उत्तेजित कीजिए, उन तक भी पहुँचाइए। दो विचार हो सकते हैं, कुछ लोग पूंजीवादी सोच के लोग हों, वो कहें हाँ हाँ विकास के लिए तो देने ही चाहिए पैसे, उन लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कम से कम उन लोगों को ये बता सकते हैं कि इस देश में जो अधिसंख्य लोग हैं, इस देश के जो मालिक हैं 150 करोड़, उन 150 करोड़ में अधिसंख्य लोग जो है ना, वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उनकी भलाई के नाम पे आप किसी की भी भलाई नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको, वीडियो को उपयोगी मानेंगे और मित्रों तक पहुँचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।